अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के कोर्स को स्टार्ट किया है। तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के कोर्स की आज लास्ट वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। आज की वीडियो का टॉपिक है पोस्ट मॉडर्न एज इन इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है, आज की वीडियो में हम पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर को, पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर और उसके अलावा इसमें पोस्ट मॉडर्न एज को जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके अलावा पोस्ट मॉडर्न जो एक टाइम पीरियड है, इसकी करैक्टरिस्टिक्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, प्री मॉडर्न, मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्न की भी अलग अलग से मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरह ये तीनों जो हैं वो एक दूसरे से अलग हैं। उसके अलावा जो है पोस्ट मॉडर्न की जो इम्पोर्टेंट राइटर हैं, ठीक है, उनकी बात करेंगे। अब्सर्ड थिएटर की बात करेंगे। ठीक है, उसके अलावा इस टाइम पीरियड में मोस्ट इम्पोर्टेंट जो राइटर हैं उनकी बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि पोस्ट का मतलब क्या होता है। पोस्ट का मतलब होता है आफ्टर। ठीक है, पोस्ट मॉडर्निज्म क्या है? पोस्ट मॉडर्निज्म एक लिटरेरी मूवमेंट है। ठीक है, पोस्ट मॉडर्निज्म में जो वर्ड पोस्ट है उसका मतलब होता है कि आफ्टर, यानी कि मॉडर्निज्म के बाद, मॉडर्निज्म के आफ्टर। ठीक है, और ये जो मॉडर्निज्म है ये एक लिटरेरी मूवमेंट है। ठीक है, सो पोस्ट मॉडर्निज्म का मतलब है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद की एज। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है उसके बाद का जो टाइम पीरियड था, उस टाइम पीरियड को पोस्ट मॉडर्न एज कहा जाता है। जैसा कि फ्रेंड्स, पोस्ट 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वार जो थी वो ख़त्म हुई। ठीक है, अमेरिका ने जापान के ऊपर एटम बम फेंका। जापान की जो सिटीज़ थे लाइक हिरोशिमा एंड नागासाकी, इन दोनों पे जो है एटम बम फेंका गया और एटम बम के बाद ही जापान ने हार मान ली और जंग ख़त्म हो गई। लेकिन फ्रेंड्स, क्या हुआ कि वर्ल्ड वार की वजह से कोई भी किसी भी किस्म का कोई बेनिफिट नहीं हुआ था। ठीक है, इस टाइम पीरियड में यानी कि पोस्ट मॉडर्न एज में लोगों में स्केप्टिसिज्म बहुत ज़्यादा था, सब्जेक्टिविज्म जो है वो बहुत ज़्यादा था लोगों के अंदर। उसके अलावा जो है जनरल सस्पिशन भी था, जनरल सस्पिशन भी लोगों में मौजूद था। और फ्रेंड्स, पोस्ट मॉडर्निज्म जो है वो 1968 से स्टार्ट होती है। ठीक है, इंग्लिश लिटरेचर के अंदर। और उसके अलावा फ्रेंड्स, पोस्ट मॉडर्निज्म जो है ये एक रिएक्शन है या एक रिस्पॉन्स है मॉडर्निज्म के अगेंस्ट। ठीक है, ये पोस्ट मॉडर्निज्म के जो है ये सजेस्ट करता है, एक रिस्पॉन्स देता है, एक रिएक्शन देता है मॉडर्निज्म के अगेंस्ट इन लेट 20th सेंचुरी। सो पोस्ट मॉडर्निज्म कैन ओनली बी अंडरस्टूड इन रिलेशन टू मॉडर्निज्म। तो इसको हम सिर्फ मॉडर्निज्म के रिलेशन में ही इसको जो है डिस्कस कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, पोस्ट मॉडर्निज्म एंड मॉडर्निज्म, मॉडर्निज्म क्या है? मॉडर्निज्म पहले आया था और पोस्ट मॉडर्निज्म उसके बाद आया। और पोस्ट मॉडर्निज्म क्या है? जो मॉडर्निज्म में हुआ था उसी का रिएक्शन, उसी का एक रिस्पॉन्स है पोस्ट मॉडर्निज्म। तो इसीलिए हम पोस्ट मॉडर्निज्म को मॉडर्निज्म के कनेक्शन में ही और उसके अलावा पोस्ट मॉडर्निज्म के रिलेशन में ही मॉडर्निज्म के रिलेशन में ही समझ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, वाइल पोस्ट मॉडर्निज्म सीम्स वेरी मच लाइक मॉडर्निज्म इन मैनी वेज, इट डिफर फ्राम मॉडर्निज्म इन इट्स एटीट्यूड टूवर्ड अ लॉट ऑफ दीज ट्रेंड्स। लाइक अगर हम देखें कि पोस्ट मॉडर्न एज जो है वो काफ़ी हद तक जो है मॉडर्न एज की तरह ही है। ठीक है, लाइक ये होता था कि जो एटीट्यूड अगर देखा जाए तो मॉडर्निज्म का जो है वो डिफर था। ठीक है, मुख्तलिफ एटीट्यूड था। लाइक मॉडर्न टाइम में जो है ह्यूमन सब्जेक्ट और हिस्ट्री का जो है वो फ्रेगमेंट यूज़ किया जाता था। फ्रेगमेंट जो है एक व्यू दिया जाता था जो कि ट्रेजिक और मॉर्नफुल होता था। लेकिन क्या है कि पोस्ट मॉडर्निज्म के अंदर वही जो एक ट्रेजिक और वही सब्जेक्ट और होता है और वही ह्यूमन सब्जेक्ट और जो हिस्ट्री होती है वो जो है उस पर लिमिट नहीं किया जाता। ठीक है, वो मॉर्नफुल नहीं होता, ट्रेजिक नहीं होता, उसमें ट्रेजिडी जो है वो पेश नहीं की जाती। तो ये इसमें थोड़ा एटीट्यूड के हवाले से जो है पोस्ट मॉडर्निज्म मॉडर्निज्म से डिफरेंट है। उसके अलावा पोस्ट मॉडर्निज्म जो है ये फोकस करता है रीडर के ऊपर, यानी कि जो पढ़ने वाला है उसके ऊपर जो है पोस्ट मॉडर्निज्म जो है वो फोकस करता है। नेक्स्ट, अब हम पोस्ट मॉडर्निज्म की करैक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं। तो अभी हम बात करते हैं पोस्ट मॉडर्न पीरियड की करैक्टरिस्टिक्स की। ठीक है फ्रेंड्स, मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्न की करैक्टरिस्टिक्स जो हैं वो ऑलमोस्ट सेम ही है। ठीक है, इनमें डिफ्रेंशिएट करना काफ़ी कंफ्यूजिंग है क्योंकि ये ऑलमोस्ट एक दूसरे के साथ मैच करती हैं। और ये बेटर रहेगा कि पोस्ट मॉडर्न और मॉडर्न की जो करैक्टरिस्टिक्स हैं इनको कंपैरिजन में अगर हम इनको डिस्कस करें तो कंपैरिजन में डिस्कस करने से ये बेनिफिट होगा कि हम इनको ईजीली प्रोमिनेंटली इनको नोटिस कर सकेंगे, इनको समझ सकेंगे। तो फर्स्ट जो हमारे पास करैक्टरिस्टिक आती है वो है कि ट्रूथ जो है उसको जो है बिलीव नहीं किया जाता। ठीक है, ये कहा जाता है लाइक मॉडर्निज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म आल्सो बिलीव दैट कि जो देयर इज़ नो एब्सोल्यूट ट्रूथ एंड ट्रूथ इज़ रिलेटिव। ठीक है, पोस्ट मॉडर्निज्म की तरह पोस्ट मॉडर्निज्म जो है उसमें भी ये इस बात पे बिलीव रखा जाता है
कि ट्रुथ जो है वो रिलेटिव है, ठीक है, कोई एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं है। पोस्ट मॉडर्निज्म है जो इसमें असर्ट किया जाता है कि ट्रुथ जो है वो इज़ नॉट मिरर्ड इन ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग but it's rather constructed as the mind tries to understand its own personal reality। यानी कि माइंड चाहे जिस तरह चाहे वो अंडरस्टैंड करे रियलिटी को, ठीक है, कोई एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं है। इसी तरह अगर हम देखें क्लासिकल वर्क लाइक किंग एडिपस देखें, उसमें भी यही चीज़ दिखाई जाती है कि कोई भी जो है ट्रुथ नहीं है, देयर इज़ ओनली वन ट्रूथ दैट इज़ ओबे योर फेट। इसमें सिर्फ एक ट्रूथ है कि अपनी फेट को ओबे किया जाए। इन कंट्रास्ट टू क्लासिकल वर्क इन पोस्ट मॉडर्न वर्क सच एज इन वेटिंग फॉर गॉडो देयर इज़ नो सच थिंग एज एब्सोल्यूट ट्रूथ। के वेटिंग फॉर गॉडो में अगर हम देखें क्लासिकल वर्क के कंट्रास्ट में, तो इस तरह यहाँ पे ये शो होता है कि इसमें कोई एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं है, ठीक है, तमाम थिंग्स जो है, तमाम ट्रूथ जो है वो रिलेटिव है। नेक्स्ट जो करैक्टरिस्टिक है वो हमारे पास है वेयर एज मॉडर्निज्म प्लेसेस फेथ इन द आइडियाज़ वैल्यूज़ बिलीव्स। इसमें क्या है कि जो मॉडर्निज्म है उसमें फेथ जो है, एक फेथ होता है आइडियाज़ पे, वैल्यूज़ पे, बिलीव्स पे, कल्चर्स पे, नॉर्म्स पे, ठीक है। जबकि पोस्ट मॉडर्निज्म में क्या होता है कि इन चीज़ों को जो है रिजेक्ट किया जाता है, ठीक है, वैल्यूज़ को, बिलीव्स को जो है रिजेक्ट किया जाता है एज ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ द ह्यूमन एक्सपीरियंस एंड ऑफर रिजेक्ट सच आइडियाज़। यानी कि इन आइडियाज़ को जो है इसको रिजेक्ट किया जाता है, जबकि मॉडर्निज्म में इन पे फेथ किया जाता है, ठीक है, इनको एक्सेप्ट किया जाता है। नेक्स्ट करैक्टरिस्टिक है वेयर एज मॉडर्निज्म अटेम्प्ट्स टू फाइंड डेप्थ इन एंड इंटीरियर मीनिंग बीनीथ द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स। यानी कि मॉडर्निज्म में क्या होता है कि मॉडर्निज्म में जो है उसको डेप्थ में जाते हैं, इंटीरियर मीनिंग को देखा जाता है, यानी कि डीपली मीनिंग को देख के तब जो है स्टडी की जाती है। ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स जो होते हैं उनके डीप मीनिंग देखे जाते हैं, डेप्थ में जाया जाता है। लेकिन पोस्ट मॉडर्निज्म जो है ये प्रेफर करती है कि वो एक्सटीरियर इमेज तक ही रहे, ठीक है। उसमें जो पोस्ट मॉडर्निज्म में जो है इंटीरियर या ऑब्जेक्ट्स को ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती, जबकि मॉडर्निज्म में जो है डेप्थ में जाते हैं और इंटीरियर मीनिंग को जो है इम्पोर्टेंस दी जाती है। ये तो थी कुछ इंपॉर्टेंट करैक्टरिस्टिक्स इन कंपैरिजन, हमने इनको डिस्कस किया क्योंकि इनको अलग अलग से डिफ़ाइन करना काफ़ी कंफ्यूजिंग था और काफ़ी डिफ्रेंशिएट करना भी काफ़ी मुश्किल था, तो इसलिए इनको हमने कंपेयर और कंपैरिजन में किया है। फ्रेंड्स, अभी हम बात करते हैं प्री मॉडर्न पीरियड के बारे में, ठीक है। प्री मॉडर्न पीरियड में क्या होता था कि गॉड को ही सब कुछ समझा जाता था, ठीक है, बिकॉज गॉड पुट इट देयर एंड दिस इज़ द राइट वे इट्स ऑलवेज बीन। यानी कि कोई भी जो है कुछ भी होता था, जो कुछ हो मीन्स का इस चीज़ पे बिलीव रखा जाता कि जैसा चाहा गॉड ने वैसा ही होगा, यानी कि गॉड का जो प्लान है वैसा ही होगा, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि मॉडर्न टाइम पीरियड में जो थॉट थे वो बदल गए, थॉट्स चेंज हो गए मॉडर्न लोगों के, ठीक है। मॉडर्न पीरियड में क्या हुआ, मॉडर्न एज में बहुत से प्रॉब्लम्स थे, लेकिन मॉडर्न एज में क्या है उनके सॉल्यूशंस ढूंढे जाते थे, ठीक है, और सॉल्यूशंस तब ढूंढे जाते हैं जबकि किसी भी मुल्क ने तरक्की करनी होती है, ठीक है। तो क्या होता था कि मॉडर्न एज में जो भी प्रॉब्लम्स होते थे उनको सॉल्व किया जाता था, उनके सॉल्यूशंस ढूंढे जाते थे, और सॉल्यूशंस इसलिए ढूंढे जाते थे ताकि प्रोग्रेस हो सके। उसके अलावा नेक्स्ट जो पोस्ट मॉडर्न पीरियड आता है, फ्रेंड्स, पोस्ट मॉडर्न पीरियड में क्या हुआ, इस टाइम पीरियड में कोई सोल्यूशन नहीं ढूंढा जाता था, ठीक है। जो मसाइल थे उसी पर लिखा जाता था, उसे मीन्स उन मसाइल से या फिर उनको सोल्व करने से किसी को कोई कंसर्न नहीं था, ठीक है। किसी को कोई कंसर्न नहीं था कि मसले को हल किया जाए या प्रॉब्लम को सोल्व किया जाए, तो इस तरह उनको सोल्व किया करना वो और भी ज़्यादा मसलों को उलझा कर लिखते थे, ठीक है। अगर हम इस चीज़ की एग्जांपल देखें तो हम वेटिंग फॉर गॉडो को देख सकते हैं कि राइटर्स ने किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के बजाय उसको बहुत ज़्यादा उलझा के लिखा है, ठीक है। सब से बाहर है वो ड्रामा वेटिंग फॉर गॉडो जो कि सैमुअल बेकेट ने लिखा है, और इतना कंफ्यूजिंग है, इतना उलझा हुआ है कि उसको समझना भी मुश्किल है। तो ये चीज़ प्रूव करती है कि पोस्ट मॉडर्निज्म में जो राइटिंग थी वो काफ़ी कंफ्यूजिंग थी और प्रॉब्लम्स को सोल्व नहीं किया जाता था, बल्कि जो प्रॉब्लम्स होते थे उनको और भी बढ़ा चढ़ा के बयान किया जाता था। इसके अलावा फ्रेंड्स 1950 में क्या हुआ, 1950 में
अब्जर्व थिएटर जो है इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया, यानी कि अब्जर्व थिएटर जो है ये इसमें जो है ड्रामास को लिखा जाने लगा। ठीक है, अब्जर्डिटी से मतलब है, अब्जर्ड में क्या होता था कि ये जो ड्रामास होते थे यानी कि अब्जर्व थिएटर्स जो थे इनमें लोनलीनेस को शो किया जाता था। ठीक है, लोगों को समझ में नहीं आता था कि वो क्या करें, इसलिए जो है जो भी कहानी देखने को मिलती है, जो भी प्लॉट देखने को, जो भी स्टोरी हमें देखने को मिलती है उसमें कोई प्लॉट जो है वो ऐसा नहीं होता। ठीक है, मीनिंगलेस चीज़ें होती थी, सेंसलेस चीज़ें होती थी, कोई लाइक नथिंगनेस को शो करती थी। ठीक है, नथिंग टू बी डन, ये जो फ्रेज थी इसको यूज़ किया जाता था। ठीक है, और ये जो आइडिया था, ये जो थिएटर ऑफ अब्जर्ड का आइडिया था, ये आइडिया जो है इसको इस आइडिया से कनेक्टेड है मार्टिन एस्लिन। ठीक है, मार्टिन एस्लिन जो है उन्होंने ही जो है इस टर्म को कॉइन किया था। ठीक है, और ये जो आइडिया है ये उन्हीं के नाम से कनेक्टेड है। आपको ये नोट करना चाहिए, उन्होंने सैमुअल बेकेट को बहुत अच्छे से स्टडी किया था। ठीक है, ये जो सैमुअल बेकेट है उसके अलावा और जो राइटर हैं जिन्होंने अब्जर्व थिएटर को लिखा, उन्होंने उनके वर्क को अच्छे से पढ़ा, उनको स्टडी किया और फिर उसके बाद उन्होंने जो है इसका जो नाम है इसको कॉइन किया। ठीक है, और आपको फ्रेंड्स ये जो नाम है मार्टिन एस्लिन का, ये नाम याद रखना है। उसके अलावा जो मार्टिन एस्लिन हैं उन्होंने साथ ही जो सैमुअल बेकेट हैं उनको अच्छे से स्टडी किया, उनके साथ जो भी और राइटर्स थे उनको भी उन्होंने पढ़ा और उन सबको नोटिस करने के बाद उन्होंने इस टर्म को कॉइन किया था और एक नई जो एक वर्ड है, ये एक नया जो टर्म है इसको इन्वेंट किया। थिएटर ऑफ अब्जर्ड जैसा कि मैंने आपको बताया 1950 में जो है लिखा गया था। उसके अलावा 1961 में जो है ये फर्स्ट टाइम जो है थिएटर अब्जर्ड को जो है एज अ थीम के तौर पे जो है अच्छे से इसको लिखा गया। इसमें बताया गया कि वर्ल्ड जो है वर्ल्ड वार के बाद किस तरह लोगों की ज़िंदगियां जो थी वो सेंसलेस बन चुकी थी। ठीक है, इसमें इस ड्रामा में एक इंसान की अंदरूनी कंडीशन को बयान किया गया। ठीक है, उनके जो एहसास थे, उनके इमोशंस जो थे उसको डिस्क्राइब किया जाता था कि लोग किस तरह खोखले हो चुके थे। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट राइटर सैमुअल बेकेट की। अगर हम कोई भी चीज़ डिस्कस करते हैं, कोई भी थिएटर ऑफ अब्जर्ड अगर बात हो रही है थिएटर ऑफ अब्जर्ड की, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि सैमुअल बेकेट जो हैं वो इनका नाम ना आए। अब फ्रेंड्स सैमुअल बेकेट जो हैं ये एक आयरिश प्ले राइट थे। ठीक है, फिर फ्रांस चले गए। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स ये पैदा हुए थे 1906 में और इनकी डेथ हुई थी 1989 के अंदर। तो फ्रेंड्स ये जो थे सैमुअल बेकेट जो थे ये असिस्टेंट थे जेम्स जॉयस के। ठीक है, जेम्स जॉयस के ये असिस्टेंट थे, तो इन्होंने उनसे काफ़ी कुछ सीखा। उसके अलावा सैमुअल बेकेट जो थे ये इनके ग्रेट वर्क्स अगर हम देखें तो उसमें जो वेटिंग फॉर गोडो है ये ग्रेटेस्ट वर्क है। ठीक है, सबसे बड़ा वर्क इनका जो है ये है वेटिंग फॉर गोडो, क्योंकि ये पहले ट्रेडिशंस को फॉलो करते थे, लेकिन वेटिंग फॉर गोडो में इन्होंने कोई भी ट्रेडिशन जो है उसको फॉलो नहीं किया, बल्कि इन्होंने खुद से एक्सपेरिमेंट किए। इन्होंने सिर्फ 3 इंपॉर्टेंट वर्क्स लिखे थे। ठीक है, उसके अलावा एक इनका जो उन 3 वर्क्स में इनका जो एक वर्क है वो है वेटिंग फॉर गोडो, एक इनका जो वर्क है वो है एंड गेम एंड थर्ड इज़ हैप्पी डेज। ठीक है, और ये बहुत ही डिफ़िकल्ट हैं और मुश्किल है, इनको समझना काफ़ी कंफ्यूजिंग है। तो फ्रेंड्स ये तो थी पोस्ट मॉडर्न एज जिसको हमने डिस्कस किया, और आज इसी के साथ ही हमारी जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का एक कोर्स है वो यहाँ पे ही मुकम्मल होता है। अगर आपको मेरा हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का कोर्स अच्छा लगा और आप इन वीडियोस के नोट्स चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, आपको वहाँ पे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर लें और आप इन वीडियोस के नोट्स जो हैं वहाँ पे हासिल कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि उनको भी फ़ायदा हो। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।